अब दोस्तों स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो आखिरी टॉपिक है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही समझाया था लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। जब हमने एसएमसी के बेसिक को क्लियर किया था तभी मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। तो लिक्विडिटी के ऊपर मैं ऑलरेडी ये 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपको इन दोनों वीडियो को देखना है। इन दोनों वीडियो को मैं यहीं अटैच कर दे रहा हूँ। इन दोनों वीडियो को आप देख लोगे मतलब कि आपने लिक्विडिटी को मास्टर कर लिया। इन 2 वीडियो को मैंने सेपरेट अपलोड किया था पर यहाँ पर मैं साथ में इसे अटैच कर रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियो को ढूंढने के लिए जाना ना पड़े। तो अभी आगे जो आप वीडियो देखने वाले हो उसे पूरा देख लोगे तो लिक्विडिटी को पूरा मास्टर कर लोगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडिटी को। ये लिक्विडिटी ही है जिसके ऊपर ये पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट डिपेंड है। लिक्विडिटी ही है जिसके पीछे स्मार्ट मनी भागता है। लिक्विडिटी की वजह से ही मार्केट चलती है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ना हो तो मार्केट में कुछ भी नहीं होगा। तो ये लिक्विडिटी क्या है जिसके ऊपर पूरा मार्केट डिपेंड है। लिक्विडिटी के बगैर मार्केट चल ही नहीं सकता है। और एसएमसी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी टॉपिक है वो है लिक्विडिटी। स्मार्ट मनी यानी कि बड़े प्लेयर लिक्विडिटी के पीछे ही होते हैं। जहाँ पर लिक्विडिटी होती है वहाँ पर ये बड़े प्लेयर होते हैं। तो पहले यहाँ पर हम मतलब समझते हैं कि लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। तो बिल्कुल ही सिंपल भाषा में लिक्विडिटी मतलब कि बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पर जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं ना उन्हीं का मतलब लिक्विडिटी होता है। देखिए नॉर्मल लाइफ हो या स्टॉक मार्केट हो, जिस साइड भी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी मार्केट उस तरफ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। चलिए तो लिक्विडिटी का मतलब समझने से पहले हम मतलब समझते हैं कि लिक्विड का क्या मतलब होता है। लिक्विड का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसे कि जल्दी से जल्दी केस में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो चीज़ जल्दी से जल्दी केस में कन्वर्ट हो जाती है उसे लिक्विड असेट कहा जाता है। आपके पास घर है, आपके पास गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड जो कि चेन वगैरह आप गले में पहनते हो वो। उसके अलावा आपके पास स्टॉक है, आपके पास कार है, आपके पास बाइक है। तो इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या है? घर है, गोल्ड है, बाइक है, कार है। सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या हुआ? अगर इन सबको आप बेचने जाओगे तो इन सब में से कौन सी वो चीज़ है जो जल्दी से जल्दी केस में कन्वर्ट हो सकती है? तो वो चीज़ है स्टॉक। बस मार्केट ओपन होना चाहिए, मार्केट बंद होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या है? स्टॉक है, जिसे कि आप इजीली सेल कर सकते हो। अगर आप घर बेचने जाओगे तो क्या आप उसे तुरंत ही बेच पाओगे? क्या घर को आप तुरंत ही केस में कन्वर्ट कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, वो लंबा प्रोसेस होता है। उसी तरीके से आप कार बेचने जाओगे, आप बाइक बेचने जाओगे तो वहाँ पर आपको टाइम लगेगा। वो इजीली केस में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, तुरंत ही केस में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। पर आपके जो स्टॉक है वो तुरंत ही केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्टॉक यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विड है। यहाँ पर ऐसा मतलब नहीं है कि बाकी की सारी चीज़ें लिक्विड नहीं है, पर स्टॉक उनकी कंपेयर में ज़्यादा लिक्विड है। इस तरीके से आप समझ सकते हो लिक्विड मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि केस में कन्वर्ट हो जाए। अब इस लिक्विडिटी की वजह से ही डिमांड और सप्लाई आती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊँ। एक इंसान है जिसे कि अपनी कार को बेचना है, उसे अपनी कार को 20 लाख रुपए में बेचना है। सामने उस कार को खरीदने वाले 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। कार बेचने वाले लोग कितने हैं? एक ही है। सामने खरीदने वाले कितने हैं? 10 है। तो यहाँ पर बाइंग साइड ज़्यादा लिक्विडिटी है। सेल करने वाले कितने हैं? एक ही है। बाई करने वाले कितने हैं? 10 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाइंग साइड ज़्यादा लिक्विडिटी है। अब जिस इंसान को अपनी कार 20 लाख रुपए में बेचनी है, उसे पता है कि सामने 10 लोग खड़े हुए हैं मेरी कार को खरीदने के लिए। तो क्या वहाँ पर कार की कीमत नीचे जाएगी? क्या वो अपनी कार की कीमत को 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख, 15 लाख इस तरीके से कर देगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसे पता है कि इस कार को खरीदने के लिए 10 लोग खड़े हुए हैं। एक नहीं लेगा, दूसरा ले लेगा, दूसरा नहीं लेगा, तीसरा लेगा, तीसरा नहीं लेगा, चौथा ले लेगा। इन 10 लोगों में से कोई ना कोई तो मेरी कार खरीद ही लेगा। मुझे कार की कीमत कम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो डिमांड को देखते हुए कार की कीमत बढ़ा दे कि अब मुझे 20 लाख में नहीं बेचनी है, अब मुझे मेरी कार को 22 लाख में बेचनी है। उसे पता है कि सामने 10 लोग हैं, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। हो सकता है 2-4 लोग ज़्यादा कीमत को देखकर चले जाए, पर इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो मेरी कार को खरीद ही लेगा। तो यहाँ पर अगर बाइंग साइड ज़्यादा लिक्विडिटी होगी तो प्राइस किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में यहाँ पर अगर बाइंग की साइड ज़्यादा लिक्विडिटी है तो प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। बाइंग की साइड ज़्यादा लिक्विडिटी का मतलब क्या? डिमांड क्रिएट हो रही है। किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, ये डिमांड और सप्लाई हम सीख चुके हैं। किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी।
किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ पर ये कार वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया। अब इसका बिल्कुल ही उल्टा सोचो, जैसे कि 10 लोगों को अपनी कार को बेचना है, सामने खरीदने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही है। एक इंसान को कार खरीदनी है, सामने 10 लोग हैं कार को बेचने के लिए। उन लोगों ने अपनी कार की कीमत रखी है 20 लाख रुपए, सामने खरीदने वाला है एक। जो कार को बेचना चाहते हैं, क्या वो अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं कि मुझे 20 में नहीं बेचनी है, मुझे तो 22 में बेचनी है, 25 में बेचनी है? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो ये सोचेंगे कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझसे ये कार नहीं खरीदेगा, ये किसी और से खरीद लेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि कार को बेचने के लिए तैयार है। तो वहाँ पर प्राइस बढ़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं, पर प्राइस वहाँ पर कम ज़रूर से हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई है, बेचने वाले ज़्यादा है। खरीदने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। अगर कार खरीदने वाला ये कहेगा कि मुझे 20 लाख में नहीं खरीदनी है, मुझे 18 लाख में खरीदनी है, उसे पता है कि सामने 10 लोग खड़े हुए हैं, एक मना कर देगा, 2 मना कर देंगे, 3 मना कर देंगे, कोई ना कोई तो होगा जो मुझे 18 लाख में ये कार दे देगा। उसे पता है कि यहाँ पर कार खरीदने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, कोई ना कोई मुझे कार सेल कर देगा, तो वो अपनी कीमत को कम कर सकता है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा आ रही है। जब भी सप्लाई ज़्यादा होगी कीमत नीचे की तरफ जा सकती है, तो वहाँ पर वो कार उसे 17-18 लाख में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है। 10 में से कोई ना कोई होगा जो उसे उसकी कीमत पर कार बेच देगा, क्योंकि सारे लोग कार बेचने के लिए तैयार है। तो सप्लाई ज़्यादा होगी तब कीमत बढ़ नहीं सकती, कीमत कम हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग में अगर किसी भी स्टॉक में उसकी सप्लाई बढ़ रही है, मतलब कि उस स्टॉक को बेचने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पर उस स्टॉक की प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। तो ट्रेडिंग में भी इसी तरीके से होता है जिस तरीके से नॉर्मल लाइफ में होता है। जिस भी साइड लिक्विडिटी ज़्यादा होगी प्राइस उस तरफ चला जाएगा। बाइंग की साइड ज़्यादा लिक्विडिटी होगी प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि डिमांड क्रिएट होगी। सेलिंग की साइड ज़्यादा लिक्विडिटी होगी प्राइस उस तरफ चला जाएगा, यानी कि सप्लाई क्रिएट होगी। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अगर बाइंग की तरफ ज़्यादा ऑर्डर लग रहे हैं तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, सेलिंग की तरफ ज़्यादा ऑर्डर लग रहे हैं तो प्राइस नीचे की तरफ आएगी। पर यहाँ पर इन दोनों के ट्रांजैक्शन मैच होने चाहिए। हमें कुछ भी बाय करना है, सामने सेल करने वाले होने चाहिए, हमें कुछ भी सेल करना है, सामने बाय करने वाले होने चाहिए। पर यहाँ पर देखना क्या है कि लिक्विडिटी किस तरफ ज़्यादा है। जिस भी तरफ लिक्विडिटी ज़्यादा होगी प्राइस उस तरफ चली जाएगी। तो इस लिक्विडिटी के बगैर यहाँ पर प्राइस में मूवमेंट आ ही नहीं सकता। अगर मार्केट में कम मूवमेंट है तो हम कहेंगे कि लिक्विडिटी कम है। अगर मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट है तो हम कहेंगे कि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है, मतलब कि मार्केट में बायर्स और सेलर से ज़्यादा है। अब आप एक बात समझना, हमें अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है तो क्या हमें लिक्विडिटी की ज़रूरत है? बिल्कुल से हमें लिक्विडिटी की ज़रूरत है, पर हमें बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए, अगर हम शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें कितने शर्टें चाहिए? 1, 2, 5, 10, 50, चलो 100, इससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए ना। तो हम किसी भी शॉप पर जाके वो शर्ट को खरीद सकते हैं। किसी भी रिटेलर के पास जाकर हम शर्ट खरीद सकते हैं, हमें इजीली वो शर्ट मिल जाएगा। तो हमें लिक्विडिटी की ज़रूरत है, यानी कि सेल करने वाले की ज़रूरत है, पर बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है। पर आप मान लो कि हमें 1, 2, 5, 10, 100 शर्ट नहीं खरीदने हैं, हमें 10,000 शर्ट को खरीदना है, क्योंकि हमें कपड़े बेचने का बिजनेस स्टार्ट करना है। स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया है तो कोई नया काम धंधा हम देखेंगे, तो चलो यहाँ पर हमें कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना है। हमें ज़रूरत है 10,000 शर्ट की। तो क्या किसी भी नॉर्मल रिटेलर के पास से हमें 10,000 शर्ट मिल जाएंगे? किसी भी दुकान से हमें 10,000 शर्ट मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बड़े मार्केट में जाना होगा, यानी कि होलसेलर के पास जाना होगा। हम बड़ी मार्केट में जाएंगे, बड़े होलसेलर के पास जाएंगे, तो वहाँ से हमें 10,000 शर्ट मिल सकते हैं, पर किसी भी छोटी दुकान से हमें 10,000 शर्ट नहीं मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर समझो, अगर हमें यहाँ पर बाइंग या सेलिंग करनी है तो हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम होती है। तो किसी भी लेवल पर हम बाय करेंगे, सेल करेंगे, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारा ट्रेड वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हमारी क्वांटिटी कितनी होगी? 1, 2, 5, 10, 100, 1000, 2000, 5000, 10,000 कितनी होगी? लाखों में तो हमारी क्वांटिटी नहीं होगी कि हमारा ऑर्डर फिल ना हो सके। तो यहाँ पर हम किसी भी लेवल पर बाय या सेल कर सकते हैं। हमें लिक्विडिटी की ज़रूरत है, पर बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो स्मार्ट मनी है, इसे अगर यहाँ पर कुछ भी बाय या सेल करना है तो इसे ज़रूरत है एक बहुत ही बड़ी लिक्विडिटी की। मतलब कि हम क्या है पता है, हम वो इंसान हैं जिसे कि 1 शर्ट, 2 शर्ट, 5 शर्ट, 10 शर्ट लेने हैं,
जो कि कहीं पर भी किसी भी दुकान पर जाके ले सकता है। और ये स्मार्ट मनी क्या है, ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है जिसे कि बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में शर्ट लेने हैं, जैसे कि 10,000 शर्ट लेने हैं, तो ये कहीं पर भी जाकर नहीं ले सकता है। इसे जाना होगा बड़े मार्केट में, इसे जाना होगा होलसेलर के पास। हमारी तरह कहीं पर भी इसकी डील नहीं हो सकती है। हमारी डील किसी भी लेवल पर हो सकती है क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी हम किसी भी लेवल पर बाय या सेल कर सकते हैं, पर ये स्मार्ट मनी है, ये किसी भी लेवल पर बाय या सेल नहीं कर सकता है। इसे चाहिए लिक्विडिटी, क्योंकि ये बात हम अच्छे से समझ चुके हैं ना। हमें यहाँ पर बाय करना हो या सेल करना हो, सामने कोई ना कोई इंसान होना चाहिए जो हमें बाय या सेल करे। अगर हमें बाय करना है, जितनी भी क्वांटिटी में हमें बाय करना है, हमें 1000 क्वांटिटी को बाय करना है, तो सामने कोई ना कोई होना चाहिए जिसे कि 1000 क्वांटिटी को सेल करना है। अब सामने एक इंसान हो जिसे कि 100 क्वांटिटी को सेल करना है, या फिर 10 इंसान हो जिसे कि 10-10 क्वांटिटी को सेल करना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हमें जितनी क्वांटिटी को बाय करना है, सामने उतनी क्वांटिटी अवेलेबल होनी चाहिए सेलिंग के लिए। या फिर हमें सेल करना है तो सामने कोई ना कोई खरीदने वाला होना चाहिए जिसे कि हम सेल कर पाए। तो यहाँ पर अगर स्मार्ट मनी को ट्रेड करना है, बाय करना हो या सेल करना हो, उसे ऐसा एरिया देखना होगा जहाँ पर उसे ज़्यादा लिक्विडिटी मिल पाए। किसी भी लेवल पर वो बाय या सेल नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर उसे लिक्विडिटी मिलेगी ही नहीं। तो उसे क्या करना होगा, उसे ऐसा एरिया देखना होगा जहाँ पर उसके ऑर्डर इजीली फिल हो पाए। इसके ऑर्डर इजीली फिल नहीं होते ना, इसीलिए वो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें करता है, जैसे कि यहाँ पे ट्रैप क्रिएट करता है। उसके अलावा यहाँ पर एक ये रेंज बनाता है जिसे कि हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, जहाँ पर वो अपने ऑर्डर को फिल करता है। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी को ट्रेड करना है तो उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी यहाँ पर हर एक लेवल पर नहीं होती है। तो स्मार्ट मनी किसके पीछे होता है? स्मार्ट मनी होता है लिक्विडिटी के पीछे। अब इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझना। स्मार्ट मनी को क्या चाहिए? स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी चाहिए। जिस तरफ लिक्विडिटी होगी वहाँ पर स्मार्ट मनी जाएगा, और जहाँ पे स्मार्ट मनी जाएगा वहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि स्मार्ट मनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता है। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेगा तो वहाँ पर प्राइस में मूवमेंट आएगा। वो बाय करे सेल करे, एक तरफ वहाँ पर प्राइस में मूवमेंट आएगा। तो स्मार्ट मनी है लिक्विडिटी के पीछे। अगर हम ये फाइंड आउट कर ले कि लिक्विडिटी कहाँ पर है, तो जहाँ पर लिक्विडिटी होगी वहाँ पे स्मार्ट मनी होगा। जहाँ पे स्मार्ट मनी होगा वहाँ से एक मूवमेंट आने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि लिक्विडिटी कहाँ पर है। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी किसके पीछे है? लिक्विडिटी के पीछे है। और ये लिक्विडिटी कौन है? हम जैसे नॉर्मल रिटेलर ये लिक्विडिटी है। बायर्स और सेलर्स कौन है यहाँ पर? हम जैसे रिटेलर ही है ना, तो ये स्मार्ट मनी इनडायरेक्टली हमारे पीछे ही है। अब देखिए, स्मार्ट मनी को ट्रेड करना है तो उसे चाहिए ज़्यादा लिक्विडिटी। तो यहाँ पर वो क्या देखता है कि किस लेवल पर मुझे ज़्यादा लिक्विडिटी मिल सकती है। जैसा कि मैंने कहा, हमें ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं, हमारी क्वांटिटी कम होती है। पर स्मार्ट मनी को ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए। ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए मतलब कि क्या? ज़्यादा खरीदने और बेचने वाले, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसे उस हिसाब से ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए। उसे अपना ऑर्डर लगाना है, बाइंग में ऑर्डर लगाना है तो ज़्यादा सेलर्स चाहिए, सेलिंग में ऑर्डर लगाना है तो ज़्यादा बायर्स चाहिए। हमारे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही टेंशन फ्री लाइफ है हमारी। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि किस लेवल पर हमें ज़्यादा लिक्विडिटी मिल सकती है। देखिए, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है। तो ये दोनों ऐसे लेवल है जहां पर लिक्विडिटी हो सकती है। स्मार्ट मनी को किसी भी लेवल पर बड़ी लिक्विडिटी नहीं मिल सकती, हमें किसी भी लेवल पर मिल सकती है, पर वो ऐसे एरिया देखेगा जहां पर उसे ज़्यादा लिक्विडिटी मिल सकती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, चाहे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, या फिर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, ये ऐसे एरिया है जहां पर उसे लिक्विडिटी मिल सकती है। ऐसा क्यों? देखिए, समझिए। देखिए, प्राइस यहाँ पर इस तरीके से रेजिस्टेंस के पास आया तो यहाँ पर एक मूवमेंट होगा ही होगा। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा ही। या तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ चली आएगी, या तो प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। दोनों में से कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा ही, मतलब कि यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होगी ही होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट हो गया, लोग यहाँ पर बाइंग करने लगेंगे, तो यहाँ पर कौन सी लिक्विडिटी आ जाएगी? बाइंग तरफ लिक्विडिटी आ जाएगी। अगर यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लेकर ये नीचे की तरफ आने लगा, तो लोग यहाँ पर सेल करने लगेंगे, तो यहाँ पर सेलिंग तरफ लिक्विडिटी आ जाएगी। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लिक्विडिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी मिल सकती है। देखिए, अगर हमें बाय या सेल करना है
तो हम इस लेवल पर भी बाय या सेल कर सकते हैं। हमें इजीली यहाँ पर बायर्स और सेलर्स मिल जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर ये छोटी दुकान है, यहाँ से हम 1, 2, 5, 10 शर्ट खरीद सकते हैं। पर स्मार्ट मनी को यहाँ पर बाइंग या सेलिंग करनी है तो वो नहीं कर सकता। सामने उसे उतनी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, पर यहाँ पर उसे ज़्यादा लिक्विडिटी मिल सकती है, क्योंकि इस लेवल पर हो सकता है सारे लोग बाय या सेल ना करें, पर इस लेवल पर ब्रेकआउट हो या फिर इस तरीके से रिजेक्शन मिले तो लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आएंगे, यानी कि उन्हें यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाएगी। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लिक्विडिटी होगी ही होगी। उसके अलावा सपोर्ट भी एक ऐसा एरिया है, प्राइस सपोर्ट पर आएगी। एक क्या हो सकता है, इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ चली जाए तो यहाँ पर बाइंग की तरफ लिक्विडिटी आएगी। एक क्या होगा, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो जाए, प्राइस नीचे की तरफ चली जाए तो यहाँ पे सेलिंग साइड लिक्विडिटी आएगी। यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेगी तो यहाँ पे सारे लोग बाइंग करने लगेंगे। प्राइस ऊपर की तरफ गई, लिक्विडिटी आई, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, प्राइस नीचे जाएगी। यहाँ पे लोग देखेंगे कि सपोर्ट ब्रेक हो गया है, यहाँ पे सारे लोग सेल करने लगेंगे तो उस वजह से यहाँ पे सेलिंग की तरफ लिक्विडिटी आएगी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर फ्रेश पोजीशन बनती है, उस वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी मिल सकती है। और उसके अलावा फ्रेश पोजीशन के अलावा और यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकते हैं स्टॉप लॉस। जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी तो होगी ही, देखो ये यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट हो गया तो इस लेवल पर एडवांस में काफ़ी सारे लोग सेल करके बैठे हुए होंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने शॉर्ट किया होगा, ऐसे लगाया होगा यहाँ पर इस लेवल पर रेजिस्टेंस के ऊपर कि यहाँ से एक रिजेक्शन मिलेगा, प्राइस नीचे की तरफ चली आएगी। तो इन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, इन लोगों के एसएल यहाँ पर ऊपर की तरफ हो गए तो इन लोगों ने सेल किया है तो यहाँ पर इन लोगों के एसएल कटेंगे। कैसे कटेंगे, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तब कटेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों के एसएल हिट होंगे तो इन लोगों ने सेल किया है तो इन्हें क्या करना होगा, इन्हें करना होगा बाय। तो ये लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे मतलब कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, नए लोग यहाँ पर ऐड होंगे, यहाँ पर फ्रेश पोजीशन होगी। हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो वहाँ पर हम फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, मतलब कि बाइंग करेंगे। तो एक तो नए लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, इस वजह से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। और एक यहाँ पर इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए, जिन लोगों ने सेल किया है तो इन्हें यहाँ पर बाय करना होगा। तो इस वजह से भी यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाएगी, इस वजह से भी यहाँ पर बाइंग में ऑर्डर आएंगे तो इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होगी। और उसके अलावा अगर इस लेवल से प्राइस नीचे की तरफ आती है फिर भी यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होगी। एक तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, प्राइस को नीचे जाता हुआ देखकर काफ़ी सारे लोग नई पोजीशन बनाएंगे, फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, यानी कि शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो यहाँ पर ये लोग आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एडवांस में बाय करके बैठे होंगे कि यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा, मैं पहले ही बाय करके रख लेता हूँ। उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर प्राइस नीचे आएगी, ये लोग यहाँ पर बाय करके बैठे हैं, इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। इनके स्टॉप लॉस हिट होने का क्या मतलब है, इनके स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब है कि इन्हें बाय करना होगा। यहाँ पर इन लोगों ने सेल किया है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गए, इन्हें पोजीशन को ख़त्म करना होगा तो सेल करना होगा। तो यहाँ पर भी सेलिंग में ऑर्डर आएंगे, यहाँ पर नई पोजीशन भी बनेगी तो उस वजह से भी यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। सेम यहाँ पे सपोर्ट में भी होगा। देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, इस लेवल पर स्मार्ट मनी को करना है बाय। तो यहाँ पर क्या करना है, स्मार्ट मनी को बाइंग करनी है। अब इस लेवल पर उसे बाइंग करना है तो उसे चाहिए सेलर्स। तो इस लेवल पर तो उसे इतने सेलर्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हमें अगर सेल करना है तो हम इजीली कर सकते हैं, हमारी क्वांटिटी कम रहती है, पर उसे यहाँ पर सेलर्स नहीं मिलेंगे, उसकी बड़ी क्वांटिटी है। तो उसे अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो क्या करना होगा, थोड़ा सा प्राइस को नीचे की तरफ ले जाना होगा। उसे पता है लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पर लगे हुए हैं, इस लेवल पर। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे, कुछ लोगों के यहाँ पर होंगे, कुछ लोगों के यहाँ पर होंगे। उसे पता है कि इस लेवल के नीचे रिटेलर के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, उनके स्टॉप लॉस है, उन्होंने बाय किया है, मतलब कि यहाँ पर उन्हें सेल करना होगा। अगर उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो मुझे इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाने हैं। तो वो क्या करेगा, यहाँ से प्राइस को थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएगा, वो थोड़ा सा इस तरीके से नीचे की तरफ लाएगा तो यहाँ पर काफ़ी सारे रिटेलर भी सेल करने लगेंगे, यानी कि नई पोजीशन बनेगी, फ्रेश पोजीशन बनेगी कि चलो यहाँ पर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से प्राइस नीचे की तरफ आने लगेगी। यहाँ पर सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनेगी, प्राइस नीचे की तरफ आएगी, सेलिंग के ऑर्डर आएंगे, इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, फिर भी यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर आएंगे। इसे क्या करना है, इसे करना है बाय। इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए सेलर्स। मिल गए सेलर्स, कुछ लोग नई पोजीशन बनाएंगे,
कुछ लोग यहाँ पर अपने एसएल को हिट करवाएंगे तो मिल गए इसे सेलर्स, इसे बड़ी क्वांटिटी में बाय करना है, जो कि इसने कर लिया। और उसके बाद आप देखो क्या हुआ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसने जानबूझकर की थी ताकि यहाँ पे रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, रिटेलर यहाँ पर सेल करने के लिए जाए और यहाँ पर वो अपनी पोजीशन को फिल कर सके। देखिए, स्मार्ट मनी को अगर यहाँ पे ट्रेड करना है, बड़े प्लेयर को ट्रेड करना है, इंस्टीट्यूशन को, बैंक को, ये जो कोई भी बड़ी कंपनी से इसे अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो इन लोगों को यही करना होगा। उसके अलावा उन लोगों के पास और कोई रास्ता ही नहीं है। उन्हें बड़ी क्वांटिटी में बाय या सेल करना है तो सामने उतनी बड़ी क्वांटिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए ना बाइंग या सेलिंग के लिए, तभी तो वो अपने ऑर्डर को फिल कर पाएंगे, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बड़ी है। तो उनको अगर अपनी बड़ी क्वांटिटी को फिल करना है तो उन्हें इसी तरीके से करना होगा। जब तक वो इस तरीके से नहीं करेंगे, यहाँ पर अगर वो रिटेलर को ट्रैप नहीं करेंगे तो उनके ऑर्डर फिल हो ही नहीं सकते हैं। तो अपने ऑर्डर को फिल करने के लिए उन्हें ये करना ही होगा। पर क्या ये करना सही है? अगर एक इंसान बनकर आप सोचो तो ये करना बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर रिटेलर का पैसा इस तरीके से लूटना बिल्कुल ही गलत है। वो सारे लोग अपना काम ही कर रहे हैं, उन्हें अगर अपने ऑर्डर को फिल करना है तो उन्हें मजबूरन ये करना ही होगा। अगर वो चाहे ना कि मुझे ऐसा नहीं करना, मैं एक अच्छे तरीके से अपने ऑर्डर को फिल करता हूँ, तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है। मजबूर होकर तो मजबूर होकर पर उन्हें ये करना ही होगा। पर ये बात तो गलत है। आप चाहे जानबूझकर करो या मजबूरी में करो, गलत काम होता है। इसे पता है कि यहाँ पर मैं ट्रैप क्रिएट करूँगा, मेरे ऑर्डर तो इजीली फिल हो जाएंगे इस ट्रैप की वजह से, पर लाखों लोगों का पैसा यहाँ पे डूब जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा पैसा किसका डूबता है? बिगिनर का पैसा डूबता है, जिसे कुछ भी नहीं आता है, जिसे मार्केट की समझ नहीं है। उन्हीं लोगों को ये सारे लोग ट्रैप करते हैं। हमने जब ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था तो हमने कैसे समझा था? मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखो, आप ट्रैप नहीं होंगे। इस तरीके के ब्रेकडाउन को आप ट्रेड मत करो, आप ट्रैप नहीं होंगे। यहाँ पर आप फेयर वैल्यू गैप को देखो, आप ट्रैप नहीं होंगे। तो जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग सीख चुके हैं, जिन लोगों को मार्केट में टाइम हो चुका है, जिन लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, उन लोगों को शायद ये ट्रैप ना कर पाए। कभी ना कभी तो कर लेंगे ये लोग, हमें कभी ना कभी तो ट्रैप कर लेंगे, पर हर बार नहीं कर पाएंगे। पर जो एक बेचारा नया इंसान है, जो कि सीख रहा है, जिसे कि कुछ भी नहीं पता है, जो कि यहाँ पर बस एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चलो मैंने सीखा था इसके ऊपर गया बाय कर लूँ, मैंने सीखा था इसके नीचे आया सेल कर लूँ, इस तरीके से तो मार्केट नहीं चलती है। वो जो बेचारे नए लोग आते हैं ना, उनका पैसा यहाँ पर इस तरीके से लूटा जाता है। और नए लोग होते हैं, किसी भी चीज़ की समझ नहीं होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो 1 लॉट बाय करेगा, 2 लॉट बाय करेगा, वो 50 लॉट बाय कर लेगा, वो 100 लॉट बाय कर लेगा, जितना पैसा है सारा पैसा लगा देगा, फिर उसका होगा बड़ा सा लॉस, एक ही दिन में अपनी पूरी कैपिटल को ख़त्म कर देगा। क्यों होगा ऐसा? ये ट्रैप की वजह से होगा ऐसा। ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है, यहाँ पर कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं होती है कि आप यहाँ पर कभी भी आए और पैसा कमा कर चले गए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर ये बड़ा प्लेयर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा किन्हें टारगेट करता है? नए लोगों को टारगेट करता है। नए लोग ही ज़्यादातर इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं और अपना लॉस करवाते हैं, नई पोजीशन बनाने में भी और स्टॉप लॉस हिट करवाने में भी। तो उन लोगों को ये ट्रैप करता है। तो देखो, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। हाँ, इन लोगों को ये करना ही होगा, तभी ये अपने ऑर्डर को फिल कर पाएंगे। पर यहाँ पर इन रिटेलर का पैसा ले लेना, जो कि यहाँ पर रात दिन मेहनत करके अपना सेविंग का पैसा लाते हैं। यहाँ पर जिन लोगों का पैसा जाता है ना, वो लोग किस तरीके से पैसा लाते हैं पता है? महीने जो कुछ भी वो पैसा कमाते हैं ना, उनमें से 1000, 2000, 5000 थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखते हैं, उनकी सेविंग करते हैं। फिर वहाँ से वो 50,000 या 1 लाख रुपए जुटाते हैं। फिर वो 50,000 या 1 लाख रुपए लेकर आते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए कि ये 50,000 और 1 लाख रुपए में लगाऊंगा और यहाँ पर इनको मैं डबल कर लूँगा। ये डबल का ख्याल कहाँ से आता है? सोशल मीडिया से आता है। तो यार, यहाँ पर आप मेरी बात को समझो, इन लोगों को हम नहीं रोक सकते हैं। ये तो काम वही करेंगे जो उनको करना है, पर हम अपने आप पर तो कंट्रोल ला सकते हैं ना कि हमें क्या करना है। अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई इन कॉल पुट के पीछे मत लगा दो, इस तरीके से नहीं करना है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो पहले सीखो, समझो, मेहनत करो, जितना हो सके उतना अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाओ, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड करो। उसके बाद भी लॉस होंगे, पर छोटे लॉस होंगे। ज़िंदगी भर की आपकी कमाई चली नहीं जाएगी। आपको पता होगा कि अगर मुझे यहाँ पे टिकना है तो किस तरीके से मुझे ट्रेड करना है, मुझे किस तरीके से अपनी कैपिटल को बचा कर रखना है, मुझे किस तरीके से इस स्मार्ट मनी के ट्रैप से बचना है। सीख कर करोगे, सोच समझ कर करोगे तो कुछ हो पाएगा। ऐसे ही चले आओगे पैसों को डबल करने के लिए, सारा पैसा गवा कर चले जाओगे।
चलो तो ये हो गया, आपको बात समझ में आई मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अब हम समझते हैं लिक्विडिटी को रियल चार्ट में, कि रियल चार्ट में लिक्विडिटी को हम कैसे देख सकते हैं। और उसके अलावा लिक्विडिटी के आगे लगा दिया जाता है लिक्विडिटी जोन। तो लिक्विडिटी जोन मतलब कि क्या, लिक्विडिटी स्वीप मतलब कि क्या, लिक्विडिटी ग्रैब मतलब कि क्या, लिक्विडिटी रन मतलब कि क्या, लिक्विडिटी ट्रैप मतलब कि क्या, लिक्विडिटी पुल मतलब कि क्या, और इंड्यूसमेंट, इन सारे वर्ड का क्या मतलब होता है उसे भी वन बाय वन समझ लेंगे। तो चलो, लिक्विडिटी हमें समझ में आ चुका है कि लिक्विडिटी क्या होता है। अब हम इसे समझते हैं रियल चार्ट में। देखिए, तो लिक्विडिटी को हमने समझ लिया कि लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी के साथ कुछ वर्ड जुड़ जाते हैं, उनका क्या मतलब होता है वो समझते हैं। जैसे कि लिक्विडिटी जोन, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिक्विडिटी जोन का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता है कि लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। अब वर्ड क्या है आगे, जोन, तो इस जोन का क्या मतलब होता है आपको पता है। हमने सीखा था सपोर्ट जोन, हमने सीखा था रेजिस्टेंस जोन, फिर ट्रेंड लाइन के भी इस तरीके से जोन होते हैं। तो ये सारी बातें हम सीख चुके हैं, उसी को हम जोन कहते हैं। सपोर्ट जोन मतलब कि क्या, एक ऐसा एरिया जहां से प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ आ सकती है। रेजिस्टेंस जोन मतलब कि क्या, एक ऐसा एरिया जहां से प्राइस रिवर्स करके नीचे की तरफ आ सकती है। तो जोन का मतलब क्या, यहाँ पर जोन का मतलब है एक ऐसा एरिया जहां से प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकती है। जोन के आगे हमने लगा दिया सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, यानी कि सपोर्ट का जोन और रेजिस्टेंस का जोन। तो यहाँ पर क्या वर्ड है, लिक्विडिटी जोन, मतलब कि लिक्विडिटी का जोन, एक ऐसा जोन जहाँ पर लिक्विडिटी होगी, मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे लिक्विडिटी होगी, उसे ही लिक्विडिटी जोन कहा जाता है। अब यहाँ पर कौन से एरिया पर लिक्विडिटी होगी, एक तो इन्हीं एरिया पे लिक्विडिटी होगी, जैसे कि ये है एक रेजिस्टेंस जोन, ये है एक सपोर्ट जोन। तो क्या इस लेवल को हम लिक्विडिटी जोन कह सकते हैं। अब इस लेवल को हम जोन तो कह सकते हैं, ये तो हमें पता है, पर लिक्विडिटी हम क्यों कहेंगे अभी हमने समझा। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे एरिया है जहाँ पे लिक्विडिटी हमें मिल सकती है। क्योंकि इन एरिया के पास प्राइस आती है तब कोई ना कोई मोमेंट हो सकता है, चाहे वो ब्रेक हो जाए या फिर वहाँ से उसे रिजेक्शन मिले। अगर वो ब्रेक हो जाते हैं फिर भी वहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होगी, अगर प्राइस वहाँ से रिजेक्शन लेती है फिर भी वहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होगी। तो ये दोनों एक ऐसे एरिया है जहाँ पर हमें लिक्विडिटी मिल सकती है। तो ये एरिया है यानी कि जोन है, और यहाँ पर आने के बाद हमें लिक्विडिटी मिल सकती है। तो इसीलिए इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे लिक्विडिटी जोन। एक ऐसा जोन, एक ऐसा एरिया जहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद है। अब इस एरिया में नए फ्रेश ऑर्डर भी होते हैं, और उसके अलावा जब मार्केट एक साइड निकलता है तब काफ़ी सारे एसएल भी हिट होते हैं। तो यहाँ पर तो लिक्विडिटी जनरेट होगी ही। तो ये हो गया लिक्विडिटी जोन। उसके अलावा हम किसे लिक्विडिटी जोन कह सकते हैं, देखिए प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर जिन जिन लोगों ने बाइंग की है उन लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पर हो गए, इस लेवल पर हो गए, यहाँ पर हो गए, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई है, इस लेवल के नीचे उन लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। तो ये भी एक लिक्विडिटी जोन हो गया। फिर जब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आती है ना इस तरीके से, तो प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो इस लेवल पर भी काफ़ी सारे लोग शॉर्ट करते हैं। इस बात को हमने मार्केट स्ट्रक्चर में समझा था कि काफ़ी सारे लोग इस लेवल से भी शॉर्ट करते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर भी उन लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। तो ये भी एक लिक्विडिटी जोन हो गया। तो इस तरीके से आपके अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में लिक्विडिटी जोन होते हैं। जैसे कि डाउन ट्रेंड इस तरीके से चल रहा है तो ये जो एरिया हुआ, ये एरिया, ये भी एक लिक्विडिटी जोन हुआ। ये जो एरिया हुआ ये भी एक लिक्विडिटी जोन हुआ, क्योंकि इस एरिया के नीचे इस तरीके से प्राइस आएगी, यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर लगेंगे और काफ़ी सारे लोग इस लेवल से भी सेलिंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी जोन हो गया। ये जो लिक्विडिटी जोन है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग के एसएल लगे होंगे। किन लोगों के एसएल हो गए? जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया है। तो अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी को बाइंग करना है तो वो क्या करेगा? वो प्राइस को गिराएगा, प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी। तो इस लेवल पर रिटेलर के स्टॉप लॉस है, जिन लोगों ने बाइंग की है तो यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस है, यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो इन लोगों ने बाइंग की है, स्टॉप लॉस हिट होंगे तो क्या होगा? उन्हें सेल करना होगा। तो यहाँ पर रिटेलर सेल करेंगे, उनके पास से ये स्मार्ट मनी बाय कर लेगा और प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो स्मार्ट मनी क्या करता है? ऐसा एरिया देखता है जहाँ पे लिक्विडिटी हो, यानी कि लिक्विडिटी जोन को देखता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। देखिए ये हमारा एक ऐसा एरिया है जिसे कि हम लिक्विडिटी जोन कह सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये हमारा एक लिक्विडिटी जोन है।
अभी यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा, बाई किया होगा। यहाँ पे स्मार्ट मनी को क्या करना है पता है, उसे लिक्विडिटी को जनरेट करना है। इस साइडवेज मार्केट में तो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, उसे पता है। यहाँ पर ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसीलिए उसे कोई ना कोई ट्रैप क्रिएट करना होगा। तो ये लिक्विडिटी जोन है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, इस तरीके से ब्रेकआउट दिखाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। इस ब्रेकआउट को देखकर काफ़ी सारे लोगों ने बाइंग किया होगा। यहाँ पर कुछ लोगों के स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे हो गए, कुछ लोगों के यहाँ पर हो गए, कुछ लोगों के यहाँ पर होंगे। तो ये पूरा जो एरिया है वो लिक्विडिटी जोन का एरिया है। तो यहाँ पर प्राइस को ऊपर जाता हुआ देखकर रिटेलर ने बाइंग किया। यहाँ पर सब लोगों ने बाइंग किया, उनका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ है। और यहाँ पर जब प्राइस इस लेवल पर थी तो एडवांस में भी काफ़ी सारे लोग बाइंग करके बैठे होंगे और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सेल करके भी बैठे होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों ने सेल किया होगा कि प्राइस रेजिस्टर से नीचे की तरफ चली जाएगी। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया था उन लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर होंगे, क्योंकि यहाँ पर वो लोग अपने स्टॉप लॉस को लगाएंगे। तो यहाँ पर प्राइस आई, उनके स्टॉप लॉस हिट हो चुके, उनका लॉस हो चुका, वो हो गए मार्केट से बाहर। अभी यहाँ पर ब्रेकआउट को देखकर काफ़ी सारे लोगों ने बाइंग किया होगा, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे। देखो आप, यहाँ पर प्राइस आ गई नीचे की तरफ, तो इन लोगों के स्टॉप लॉस भी हो गए हिट। सब लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर दोनों साइड हिट हो गए। यहाँ पर बड़े प्लेयर ने क्या किया, बड़े प्लेयर ने यहाँ पे सेल किया, उसे यहाँ पे लिक्विडिटी मिल गई ना। यहाँ पर अभी तक लिक्विडिटी नहीं थी, उसने लिक्विडिटी को जनरेट किया। किस तरीके से किया, थोड़ा सा पैसा लगाया, ब्रेकआउट करवा दिया, उसे यहाँ पर करना था सेल। सब लोगों ने किया बाय, उन लोगों को इसने अपनी बड़ी क्वांटिटी कर दी सेल। यहाँ पर प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ गिर गई। और फिर यहाँ पर देखो सपोर्ट ब्रेक हुआ, इस तरीके से बड़ी कैंडल के साथ सपोर्ट ब्रेक हुआ। यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक होता हुआ देखकर काफ़ी सारे लोगों ने सेल किया होगा। उन लोगों ने सेल किया, उनका सेल कहाँ पर होगा, इस लेवल पर यहाँ पर होगा। फिर आप देखो यहाँ पर उन लोगों ने कर लिया बाय, इन लोगों के एसएल चले गए। यहाँ पर देखो इस तरीके से फिर मूवमेंट हुआ, एक मूवमेंट नीचे की तरफ हुआ, एक मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ। दोनों ही तरफ रिटेलर के स्टॉप लॉस हिट हो गए। यहाँ पर बाइंग करने वालों के भी स्टॉप लॉस गए, यहाँ पे सेलिंग करने वालों के भी स्टॉप लॉस गए। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होती है, जहाँ पे लिक्विडिटी हमें मिल सकती है, जिसे कि हम लिक्विडिटी जोन कह सकते हैं। यहाँ पर आगे जो भी वर्ड है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, मिलते जुलते ही है, बस उनके नाम अलग कर दिए गए हैं। लिक्विडिटी के आगे अलग अलग वर्ड को लगा दिया गया है। चलिए उसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट को आईडीएम भी कहा जाता है, इंड्यूसमेंट को शॉर्ट में आईडीएम कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इंड्यूसमेंट का क्या मतलब होता है। देखिए, तो इंड्यूसमेंट का मतलब होता है प्रलोभना, यानी कि लालच दिखाना। यहाँ पर हमें किस चीज़ की लालच दिखाई जाती है, ब्रेकआउट की लालच दिखाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है इस तरीके से, फिर इस तरीके से प्राइस नीचे की तरफ चली आती है अगली कैंडल में, या फिर इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ गई, पर ये कैंडल ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाई, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, पर ये वीक रिजेक्शन के साथ इस तरीके से नीचे की तरफ चली आई। मतलब कि किसी भी तरीके का ब्रेकआउट फेल या ब्रेकडाउन फेल, या फिर यहाँ पर अगर आप सपोर्ट पर भी देखोगे तो इसी तरीके से, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन देखा, अगली ही कैंडल इस तरीके से ऊपर की तरफ चली गई, या फिर इस तरीके से कैंडल आई पर यहाँ पर हो गया वीक रिजेक्शन, यहाँ से वीक रिजेक्शन मिल गया। तो ये जो हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाए जाते हैं उसे कहा जाता है इंड्यूसमेंट। तो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, इसे हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। यानी कि हमें एक लालच दिखाया गया ब्रेकआउट का कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ पर आकर बाय करो, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया है, यहाँ पर आकर सेल करो, और फिर वो फेल हो जाते हैं। उसे इंड्यूसमेंट कहा जाता है। इंड्यूसमेंट का मतलब आप समझ लो लालच दिखाना, प्रलोभना। तो ये हमें लालच क्यों दिखाई जाती है वो चीज़ें अब आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे स्मार्ट मनी को क्या करना है, सेल करना है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर एक ब्रेकआउट क्रिएट करेगा ताकि रिटेलर यहाँ पर आकर बाय करे। तो यहाँ पे सारे रिटेलर बाय करेंगे, मतलब कि बाइंग के ऑर्डर आएंगे, यहाँ पर वो बड़ा प्लेयर उन्हें कर देगा सेल ताकि उसकी क्वांटिटी फिल हो जाए। तो इस लेवल पर तो ज़्यादा लोग बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो वो बड़ा प्लेयर यहाँ पर हमें एक इंड्यूसमेंट दिखाएगा, एक लालच दिखाएगा, यानी कि ब्रेकआउट दिखाएगा। तो इस लेवल पर सारे लोग बाइंग करेंगे, वो इन लोगों को कर देगा सेल। इस तरीके से प्राइस आएगा नीचे की तरफ।
है ना। ये सारे वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड, सबका मतलब एक ही होता है, वर्ड अलग अलग है। तो यही हमारा लिक्विडिटी जोन भी हो गया। और इससे अगर ये इस तरीके से ब्रेक करता है, ब्रेकआउट फेल होता है, तो ये जो हमें चीज़ दिखाई गई ना, ये जो हमें चीज़ दिखाई गई ना, इसे इंड्यूसमेंट कहा जाता है। ऐसा ही यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन में भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी ये जो हुआ ना, ये इंड्यूसमेंट हुआ है। पर इसे इंड्यूसमेंट हम कब कहेंगे? जब ये इस तरीके से फेल हो जाएगा ना, तो ये इंड्यूसमेंट हुआ। इस तरीके से सस्टेन हो गया, फिर इंड्यूसमेंट नहीं है, फिर तो ये ब्रेकआउट हो गया। पर इस तरीके से जब ये फेल हो जाएगा, तो जिस कैंडल में हमें यहाँ पर लालच दिखाया गया है, वो होगी हमारी इंड्यूसमेंट की कैंडल, उसे कहा जाएगा इंड्यूसमेंट। तो ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। तो आप कहीं पर भी सुनो कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुआ है, मतलब कि ब्रेकआउट फेल हुआ है, रिटेलर को यहाँ पर एक लालच दी गई है बाइंग करने की कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, बाई करो, फिर उस ब्रेकआउट को करा दिया फेल। चलिए अब यहाँ पर एक वर्ड है लिक्विडिटी स्विप, उसका मतलब समझते हैं कि लिक्विडिटी स्विप का क्या मतलब होता है। तो स्विप का मतलब होता है साफ कर देना। लिक्विडिटी का मतलब तो हमें पता ही है कि लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी इक्वल टू स्टॉप लॉस भी कहा जाता है, कि जो स्टॉप लॉस है वही लिक्विडिटी है। क्योंकि स्मार्ट मनी जो है, जो बड़ा प्लेयर है, वो रिटेलर के स्टॉप लॉस को ही टारगेट करता है, इसीलिए लिक्विडिटी को स्टॉप लॉस भी कहा जाता है कि ये जो लिक्विडिटी है वो रिटेलर के स्टॉप लॉस है। तो स्मार्ट मनी रिटेलर के स्टॉप लॉस को टारगेट करता है। स्मार्ट मनी को, बड़े प्लेयर को हमारे स्टॉप लॉस चाहिए, हमें गेम से बाहर निकाल कर वो खुद गेम जीतना चाहता है। तो लिक्विडिटी यानी कि रिटेलर के स्टॉप लॉस, और स्विप यानी कि साफ़ कर देना, मतलब कि रिटेलर के स्टॉप लॉस को साफ़ कर देना, मतलब कि स्टॉप लॉस को हिट करा देना, जिसे स्टॉप लॉस हंटिंग भी कहा जाता है। कि स्मार्ट मनी ने रिटेलर के स्टॉप लॉस ले लिए, स्टॉप लॉस हंटिंग करवाई। तो यहाँ पर आप देखो मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, फिर यहाँ पे स्मार्ट मनी को करना है बाई, तो वो क्या करेगा? यहाँ पर कहीं पर तो बाई नहीं करेगा। यहाँ पर अगर वो बाई कर लेगा तो सामने उसे उतने सेलर्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। और किसी भी लेवल पर वो ट्रेड नहीं करता है, वो एक प्लानिंग के साथ ट्रेड करता है। हमारी तरह नहीं कि जब मन किया तब ट्रेड कर लिया, वो अपने हिसाब से प्लान करके ट्रेड करता है। वैसे तो उसे इस लेवल पर इतनी क्वांटिटी में सेलिंग करने वाले मिलेंगे ही नहीं जितनी क्वांटिटी उसे बाय करनी है। पर अगर मान लेते हैं कि मिल भी जाए, पर यहाँ कहीं पर अगर वो ट्रेड करेगा तो उसे महंगे में मिलेगा ना, उसे चाहिए थोड़ा सस्ते में, तो वो एक प्लान करके यहाँ पे ट्रेड करेगा। वो क्या प्लान करेगा? वो प्लान करेगा मार्केट को इस तरीके से नीचे की तरफ लाने में। यहाँ पर जैसे ही लास्ट स्विंग लो ब्रेक होगा, सारे रिटेलर यहाँ पर आएंगे सेल करने के लिए। रिटेलर क्या करेंगे? यहाँ पे सेल करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जिन जिन लोगों ने बाई किया है, यहाँ पर अप ट्रेंड है, सारे लोगों ने बाई किया होगा, तो जिन जिन लोगों ने बाई किया है उन लोगों के स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे यहाँ पर हो गए, तो वो इस तरीके से प्राइस को यहाँ पर नीचे की तरफ लाएगा। यहाँ पर नए सेलिंग में ऑर्डर लगेंगे, क्योंकि ये स्विंग ब्रेक होगा तो नए सेलिंग के ऑर्डर लगेंगे। यहाँ पे रिटेलर क्या देखेंगे? चलो लास्ट स्विंग टूट चुका है, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, डबल टॉप पैटर्न बनी है, जाकर यहाँ पर सेल कर दो, तो वो सेलिंग में ऑर्डर लगाएंगे। और स्मार्ट मनी को क्या करना है? बाय करना है, तो उसे सेलर चाहिए ना, तो यहाँ पे सेलर्स मिल गए। और उसके अलावा यहाँ से जो बाइंग करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे, तो अब उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। उन्होंने बाय किया था तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें सेल करना होगा। तो यहाँ पे सारे रिटेलर के स्टॉप लॉस है, जिन लोगों ने पहले से बाइंग की हुई है, तो उनके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। तो ये सेलर्स भी यहाँ पर उसे मिल गए, नए सेलर्स भी उसे मिल गए, तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी फिल हो जाएगी। फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इसे कहा जाता है लिक्विडिटी स्विप। यहाँ पर इन लोगों के एसएल ले लिए ना, यहाँ पर इन लोगों के एसएल थे, मार्केट इस तरीके से आया, इन लोगों की लिक्विडिटी स्विप, इन लोगों के एसएल हिट हो गए। फिर यहाँ पर नई पोजीशन जिन लोगों ने बनाई थी, यहाँ पर जिन लोगों ने नई फ्रेश पोजीशन बनाई थी शॉर्ट सेलिंग में कि मार्केट नीचे जाएगा, उन लोगों के एसएल यहाँ कहीं पर हो गए, उन लोगों के एसएल भी गए, यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्विप हो गई। तो इसी चीज़ को कहा जाता है लिक्विडिटी स्विप, यानी कि लिक्विडिटी को साफ कर दिया, मतलब कि एसएल हिट करवा दिए। या फिर देखिए मार्केट इस तरीके से जाता है और इस लेवल से मार्केट इस तरीके से जाता है, ऐसे जाता है, तो यहाँ पर इस लेवल पर काफ़ी सारे लोगों के एसएल होंगे। किस तरीके से होंगे? यहाँ पर मार्केट ऐसे रुका है, तो यहाँ पर इस लेवल पर काफ़ी सारे लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट इस लेवल से नीचे की तरफ गिर जाएगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। तो इसी लेवल पर एडवांस में काफ़ी सारे लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे कि इस लेवल से मार्केट गिर जाएगा। उन लोगों ने शॉर्ट किया है, सेल किया है, तो उनके एसएल कहाँ पर होंगे? इस लेवल के ऊपर। यहाँ पर उन लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। तो मार्केट क्या करेगा? इस
तरीके से देखो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। तो इन लोगों के एसएल हिट हो गए, तो इन लोगों के यहाँ पर ये जो एसएल हिट हुए हैं ना, उसे भी लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। और यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसे ऐसे जाता हुआ देखकर काफ़ी सारे लोगों ने बाई किया होगा कि चलो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, उन लोगों के एसएल इन लेवल पर हो गए, मार्केट फिर इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा। इसे भी कहा जाता है लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी को साफ कर दिया। अब अगर लिक्विडिटी स्वीप की क्लियर डेफिनेशन वाइज हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से है कि लिक्विडिटी स्वीप जब होगी ना, तब यहाँ पर एक कैंडल जाएगी और दूसरी ही कैंडल में वो इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है ना, वो स्टॉप लॉस हिट करा के नीचे की तरफ आ जाएगी और इस लेवल पर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो लिक्विडिटी की क्लियर डेफिनेशन वाइज इस तरीके से है कि या तो एक कैंडल बने और अगली ही कैंडल नीचे की तरफ आ जाए, या फिर जो कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट कराती है, मतलब कि हमें जो इंड्यूसमेंट दिखता है वो इस तरीके से पहले दिखा दिया जाए, पर क्लोजिंग के वक्त वो इस तरीके से वीक रिजेक्शन के साथ नीचे की तरफ आ जाए, उसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। सीधी सीधी भाषा में मतलब ये है कि ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ज़्यादा प्राइस रुकनी नहीं चाहिए, या तो सेम कैंडल में नीचे की तरफ आ जाए या फिर मुश्किल से एक या दो कैंडल में नीचे की तरफ वो आ जाए, उसे लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। ये हम डेफिनेशन वाइज बात कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ गई, थोड़ा सा इस लेवल पर प्राइस इस तरीके से थोड़ा सा रुकी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया या फिर इस तरीके से बनाने की कोशिश की और फिर इस तरीके से नीचे की तरफ आ गई, थोड़ा सा ऊपर जाके, लिक्विडिटी स्वीप में क्या है, इस तरीके से ही आ गई, अगली कैंडल में ही आ गई, पर यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ऊपर गई, थोड़ी सी रुकी, फिर नीचे की तरफ आई, तो इन लोगों के एसएल तो चले ही गए हैं। यहाँ पर जो एडवांस में शॉर्ट करके बैठे थे, इस लेवल पर जिन्होंने बाई किया है उनके एसएल भी गए। तो इसे कहा जाता है लिक्विडिटी ग्रैब। ग्रैब का मतलब होता है ले लेना, मतलब कि जो लिक्विडिटी थी वो ऑपरेटर ने ले ली। तो आप लिक्विडिटी स्वीप कहो फिर भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, आप लिक्विडिटी ग्रैब कहो फिर भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, आप लिक्विडिटी ट्रैप कहो फिर भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। सारी चीज़ों का मतलब एक ही होता है, रिटेलर के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग वर्ड को यूज़ किया गया है, तो ये वर्ड मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप कभी भी इन वर्ड के बारे में सुनो तो आपको पता चले कि यहाँ पर स्पेसिफिक किस बारे में बात हो रही है, वरना सबका मतलब यही होता है कि ट्रैप हुआ है, स्टॉप लॉस हिट करवाए गए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया। थोड़ा सा ऊपर गया, सीधा इस तरीके से नीचे की तरफ आ गया, या तो यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग ही नहीं हुई है, और अगर कैंडल क्लोजिंग हुई है तो अगली ही कैंडल में नीचे की तरफ आ गया, उसे कहा जाता है लिक्विडिटी स्वीप। पर अगर इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर की तरफ गया, थोड़ा सा यहाँ पे रुका, टाइम स्पेंड किया, फिर इस तरीके से नीचे की तरफ आ गया, मतलब कि लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी स्वीप मतलब कि साफ कर देना, लिक्विडिटी ग्रैब मतलब कि ले लेना, लिक्विडिटी को ले लिया, लिक्विडिटी को साफ कर लिया, आखिर में सबका मतलब एक ही होता है। अभी यहाँ पर लिक्विडिटी के साथ एक और वर्ड है, लिक्विडिटी रन। रन का क्या मतलब होता है, भागना, दौड़ना, यही मतलब होता है यहाँ पर रन का। लिक्विडिटी मतलब कि क्या, लिक्विडिटी मतलब कि रिटेलर के स्टॉप लॉस। तो रिटेलर के स्टॉप लॉस लेकर मार्केट जब भागेगा ना, उसे कहा जाता है लिक्विडिटी रन। अब देखिए प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर इसने कर दिया ब्रेकआउट, तो यहाँ पर इन लोगों ने सेल किया होगा कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, उन लोगों के एसएल तो गए, तो इसे हम लिक्विडिटी स्वीप भी कह सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने किया होगा बाय कि चलो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, तो उन सब लोगों के एसएल कहाँ पर हो गए, कुछ लोगों के यहाँ पर कैंडल के लो के नीचे हो गए, कुछ लोगों के यहाँ पर हो गए, कुछ लोगों के यहाँ पर हो गए, फिर प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, उन लोगों के भी एसएल हो जाएंगे हिट। फिर प्राइस जब देखो इस तरीके से ऊपर की तरफ भागेगा ना, उसे कहा जाता है लिक्विडिटी रन। मतलब कि यहाँ पर सारे स्टॉप लॉस ले लिए, स्टॉप लॉस हिट करवा दिए, फिर जो मार्केट ये भागा है ना, उसे कहा जाता है लिक्विडिटी रन। मतलब कि एसएल लेकर मार्केट भागा, और यहाँ पर एसएल हिट करके अगर मार्केट इस तरीके से भी नीचे की तरफ आता है ना, ये सारे एसएल लेने के लिए इन लेवल पर भी एसएल होते हैं। आपको लगेगा कि एसएल तो यहाँ पर होते हैं, इन लेवल पर भी होते हैं क्या, इन लेवल पर भी होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा एसएल और बड़े टारगेट को प्लान करते हैं, तो इन लेवल पर भी एसएल होते हैं। तो यहाँ पर इन सारे लोगों के एसएल लेने के लिए मार्केट आएगा, इसे भी यहाँ पर हम कहेंगे लिक्विडिटी रन। तो हमारा एसएल हिट करके मार्केट जब एक डायरेक्शन में भागता है ना, उसे कहा जाता है लिक्विडिटी रन। देखिए अब लिक्विडिटी के साथ यहाँ पर और एक वर्ड यूज़ किया जाता है, लिक्विडिटी पूल। पूल मतलब कि क्या, स्विमिंग पूल होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर लिक्विडिटी का पूल होता है।
मतलब कि लिक्विडिटी मतलब कि क्या, जहां पर लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो लिक्विडिटी पूल मतलब कि क्या, एक ऐसा पूल जहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी है। तो उस बहुत सारी लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट जाएगा, मतलब कि ऑपरेटर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्राइस जा रही है, देखो इस तरीके से। यहाँ पर ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। किन लोगों के स्टॉप लॉस है, जो यहाँ पर सेल करके बैठे हुए हैं ना, उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। और मार्केट देखो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ आ रही है। स्टॉप लॉस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक ही जगह पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। पर नीचे की तरफ देखेंगे ना, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। मल्टीपल जगह पर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो ये जो मल्टीपल जगह पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं ना, उसे लिक्विडिटी पूल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस पूल में ज़्यादा स्टॉप लॉस है। बिल्कुल ही सिंपल भाषा में अगर यहाँ पर हम समझे तो ऑपरेटर को हमारा शिकार करना है। हम ऑपरेटर के लिए मछली है। क्या है ये जो पूल है ना, उस पूल की हम ऑपरेटर के लिए मछली है। अगर ऑपरेटर इस साइड जाता है, ऊपर की साइड, तो यहाँ पर उसे एक मछली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। और अगर वो नीचे की तरफ आता है ना, तो यहाँ पर उसे एक से ज़्यादा मछलियाँ मिलेंगी, मतलब कि यहाँ ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो वो क्या करेगा, प्राइस को इस तरीके से नीचे की तरफ लाएगा, ताकि इन सारे लोगों के स्टॉप लॉस वो खा सके, मतलब कि ये सारी मछलियों को वो पकड़ सके। ऊपर की तरफ जाएगा, सेम मेहनत उसे होगी और एक ही मछली हाथ में आएगी। नीचे की तरफ आएगा तो बहुत सारी मछलियां उसके हाथ में आएगी। तो वो क्या करेगा, इस तरीके से प्राइस को नीचे की तरफ लाएगा और इन सारी मछलियों को पकड़ लेगा, मतलब कि सारे रिटेलर के एसएल को हिट करवाएगा। तो यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि जिस साइड स्टॉप लॉस ज़्यादा है, मार्केट उस साइड जाता है उन लोगों के स्टॉप लॉस खाने के लिए, मतलब कि यहाँ पर मल्टीपल मछलियों को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो ना कि यहाँ पे ट्रैप हुआ है, फिर मार्केट एक साइड निकलता है, तो ये जो एक मछली है ना, उसे भी मार्केट छोड़ेगा नहीं, इस तरीके से उसका एसएल भी हिट करवा लेगा। फिर मार्केट किस तरफ निकलता है वो हमें देखना है। तो जिस तरफ ज़्यादा स्टॉप लॉस हो गए ना, उस तरफ मार्केट के निकलने के ज़्यादा चांस है। इसे कहा जाता है लिक्विडिटी पुल। जिस तरफ ज़्यादा स्टॉप लॉस है, उन स्टॉप लॉस को मार्केट खाता है, उसे कहा जाता है लिक्विडिटी पुल। अब लिक्विडिटी की एक और ज़रूरी बात कि यहाँ पे लिक्विडिटी दो तरीके की होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी। अब हम इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है और इंटरनल लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। तो देखिए, एक्सटर्नल मतलब कि क्या, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर का, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर। और इंटरनल का मतलब क्या होता है, इंटरनल का मतलब होता है अंदर, यानी कि अंदर का। एक्सटर्नल यानी कि बाहर, इंटरनल यानी कि अंदर। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब कि बाहर की लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी यानी कि अंदर की लिक्विडिटी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे जो मेन स्विंग हाई एंड स्विंग लो होते हैं, मेन स्विंग हाई एंड मेन स्विंग लो। तो अगर यहाँ पर मार्केट साइडवेज है तो हमारा स्विंग हाई क्या होगा, ये लेवल हमारा स्विंग हाई होगा, और स्विंग लो क्या होगा, ये लेवल हमारा स्विंग लो होगा। तो ये जो दोनों लेवल है ना, स्विंग हाई और स्विंग लो, इन दोनों लेवल को एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। आपको ये देखकर पहले ये लगा हुआ होगा कि ये होगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये होगी इंटरनल लिक्विडिटी, पर इस तरीके से नहीं होता है। ये हमारे स्विंग हाई एंड स्विंग लो, इसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहा जाता है। तो इंटरनल लिक्विडिटी किसे कहा जाता है, अंदर की लिक्विडिटी को। तो ये बाहर की लिक्विडिटी हो गई। तो अब जो अंदर की लिक्विडिटी है, क्योंकि स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बीच में प्राइस होगी, तो यहाँ पर प्राइस चुपचाप इस तरीके से बैठी तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो वो करतब अंदर की तरफ इस तरीके से कर ही रही होगी। तो यहाँ पर इस बड़ी रेंज में, इस स्विंग हाई एंड स्विंग लो जो कि हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, उसके बीच में ये जो प्राइस छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो बनाती है ना, इस छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो को इंटरनल लिक्विडिटी कहा जाता है। आ गया आपको समझ में, एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब कि क्या और इंटरनल लिक्विडिटी मतलब कि क्या। यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका रहता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी का रहता है, क्योंकि ये लेवल जब ब्रेक होते हैं ना, तभी अच्छा मूवमेंट आता है। यहाँ पर इन लेवल के ब्रेक होने पर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जब ये लेवल ब्रेक होते हैं ना, बड़े लेवल यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी, तब अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल हो तब भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ये सस्टेन करे तब भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी।
ये हो गई हमारी इंटरनल लिक्विडिटी। अगेन से एक बार आराम से सुनिए, जो मेन स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं वो हो गए हमारे एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और उसके बीच में प्राइस ऊपर नीचे होती है उसे कहा जाता है इंटरनल लिक्विडिटी। मतलब कि स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में जो प्राइस होती है वहाँ पर वो ऊपर नीचे होती रहती है, उसे कहा जाएगा इंटरनल लिक्विडिटी। तो ये तो हमने देखी रेंज में इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। उसी तरीके से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में भी होता है। देखिए यहाँ पर प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर ये जो इस तरीके से नीचे आता है ना, यहाँ पर भी प्राइस देखो इस तरीके से करता रहता है, इस तरीके से करता रहता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे होके जाता है। तो ये जो हमारे मेन स्विंग हो गए ना, ये हमारे मेन स्विंग, ये होंगे हमारे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और मार्केट ये जो अंदर ऊपर नीचे होता रहता है ना, इसे हम कहेंगे इंटरनल लिक्विडिटी। मेन स्विंग हाई होंगे ना हमारे, जो मेन स्विंग हाई, जिस लेवल से प्राइस इस तरीके से नीचे आई है, जिस लेवल से प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ गई है, वो होगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और अंदर ऊपर नीचे ये डांस करता रहेगा, उसे कहेंगे हम इंटरनल लिक्विडिटी। उसी तरीके से देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी होगा इसी तरीके से। ये जो हमारे मेन स्विंग हाई एंड मेन स्विंग लो है उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। फिर इसके अंदर ये जो चीज़ें होती रहेंगी इसे हम कहेंगे इंटरनल लिक्विडिटी। मेन लिक्विडिटी ये है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी अंदर होगी इंटरनल लिक्विडिटी। और ये तो हम सीधा सीधा देखो इस तरीके से लाई है। काफ़ी बार आप देखोगे तो क्या होगा, इस तरीके से प्राइस गई, फिर ऐसे 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 हुई, फिर इस तरीके से आई, फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ गई। तो ये जो इसने बीच में ये करतब किए हैं ना, ये हो जाएंगे इंटरनल लिक्विडिटी, और ये हमारे हो जाएंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। डाउन ट्रेंड में भी देखो ये इस तरीके से करती जाएगी, फिर इस तरीके से आएगी, इंटरनल लिक्विडिटी, ये हमारे होगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। चलो, तो आपको इंटरनल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी दोनों का मतलब समझ में आ गया। अब हम इसे देखते हैं रियल चार्ट में। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए SMC का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए SMC का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर SMC का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, SMC को मास्टर कर लोगे।
इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।